जालिम ससुराल वालों से बचाने आई बचपन की सहेली। यार कितने बड़े बड़े दिन होते हैं ना गर्मियों के, ऊपर से छुट्टियाँ, ये दिन तो काटने भी भारी हो गए हैं। हाँ यार सच में, मैं तो घर पर बोर हो रही थी, इसलिए सोचा तुम तीनों को ही बुला लेते हैं। तीनों को क्यों यार? शिवानी महारानी कहाँ है? उसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा। निधि, पूजा और नैन्सी सीधे शिवानी के घर पहुंच जाती हैं। मेरा और पूजा का मन बहुत कर रहा है जामुन खाने का, इसलिए प्लान बनाया है कि राजू चाचा के खेत में जो जामुन का पेड़ है वहीं से जामुन तोड़ कर खाएंगे। निधि, पूजा, नैन्सी और शिवानी चार पक्की सहेलियां थीं। शिवानी एक गरीब परिवार से है, जबकि बाकी तीनों अमीर घरों से हैं। फिर भी उनकी दोस्ती बहुत गहरी है। चारों ने 10वीं तक साथ पढ़ाई की है और इन दिनों गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। शिवानी संस्कारी है, नैन्सी थोड़ी नखरीली, पूजा शांत स्वभाव की और निधि थोड़ी सख्त। चारों की दोस्ती एक दूसरे को पूरा करती हैं। चारों सहेलियां मिलकर राजू चाचा के खेत में पहुंच जाती हैं। चलो भाई जल्दी बताओ, पेड़ पर कौन चढ़ेगा? मेरे अलावा तुम में से किसकी हिम्मत है पेड़ पर चढ़ने की? इतना कहकर निधि पेड़ पर चढ़ जाती है। शिवानी नीचे निगरानी करती है और नैन्सी व पूजा जामुन बटोरने के लिए तैयार हो जाती हैं। निधि पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलाती है। अरे कौन कौन है वहाँ? मेरे पेड़ से जामुन कौन तोड़ रहा है? जल्दी भागो, राजू चाचा आ गए, जल्दी भागो, जल्दी आगे चलो। अगर उन्होंने पकड़ लिया ना तो आज हमारी खैर नहीं। तुम्हें याद है ना, लास्ट ईयर भी राजू चाचा ने हमें घर वालों से कितनी डांट लगवाई थी। इस बार हम उनके हाथ नहीं आनी चाहिए। चारों सहेलियां जामुन लेकर वहां से भाग जाती हैं। काफी दूर जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे रुकती हैं, फिर वहीं बैठकर चैन की सांस लेती हैं और जामुन खाने लगती हैं। सच में बचपन के दोस्तों के साथ हर काम करने में मजा आता है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। बिल्कुल, आज तो जामुन से ज्यादा मजा राजू चाचा से बचकर भागने में आया। और अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो आज डंडे भी मुफ्त में मिल जाते। चलो जो भी हुआ, जामुन तो मिल गए ना, अब आराम से खाओ। निधि की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। चारों सहेलियां वहीं बैठकर जामुन खाती हैं, खूब हंसी मजाक करती हैं और देर शाम तक साथ समय बिताती हैं। देखते ही देखते छुट्टियों के दिन बीतने लगते हैं। कुछ दिनों बाद चारों का परीक्षा परिणाम आ जाता है और वे फिर से एक जगह मिलती हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि हमारी मैडम ही टॉप करेगी। हर बार की तरह इस बार भी तुमने कमाल कर दिया शिवानी। अब आगे क्या करने का प्लान है? तुम तो जानती ही हो मेरे पापा की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, शायद वो मुझे आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, हम है ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे हिस्से का भी हम पढ़ लेंगे, तुम एंजॉय करो। हाँ बिल्कुल, हम तीनों खूब पढ़ेंगे, बड़े इंजीनियर बनेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। तुम्हें तो वैसे भी पढ़ना बोरिंग लगता है। फिर अपनी गाड़ी होगी, बड़ा सा बंगला होगा और तुम्हें भी अपने पैसों से खूब घुमाएंगे। और अगर हम सब कमाएंगे तो मौज कौन करेगा? इसलिए तू बस टेंशन मत ले। तीनों सहेलियां मिलकर शिवानी का मन हल्का करने की कोशिश करती हैं। हाँ हाँ, तुम लोग पढ़ाई करो, खूब पैसे कमाओ, इधर मैं शादी करके अपने ससुराल चली जाऊंगी। शिवानी की बात सुनकर चारों जोर जोर से हंसने लगती हैं। शाम तक साथ रहने के बाद वे अपने अपने घर लौट जाती हैं। समय बीतने लगता है। निधि, पूजा और नैन्सी आगे की पढ़ाई के लिए बैंगलोर चली जाती हैं। इधर शिवानी अपने माता पिता के साथ घर पर ही रहती हैं। एक दिन शिवानी के घर पड़ोसन शांति आती हैं। अरे शांति बहन, आओ आओ, आज कैसे आना हुआ? पता नहीं कहाँ रहती हो, तुम्हारे तो दर्शन भी बड़े मुश्किल से होते हैं। हाँ हाँ, खुद तो घर पर टिकती नहीं हो और मुझे बातें सुना रही हो। शांति की बात सुनकर पास बैठी शिवानी मुस्कुरा देती है। अरे तू हंस क्यों रही है? मैं तो तेरे लिए ही एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी शांति बहन? मैं शिवानी के लिए एक लड़का देखी हूँ, बहुत अच्छे परिवार का है, इकलौता बेटा है, एक बहन है, घर परिवार भी बहुत अच्छा है। ये देख लड़के की फोटो। शांति कमला और रमेश को अमित की फोटो दिखाती है। अपनी शादी की बात सुनकर शिवानी शर्माते हुए अंदर चली जाती है। लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो हमारे जैसे गरीब परिवार से रिश्ता करेंगे? अरे क्यों नहीं करेंगे, वो मेरे खास रिश्तेदार हैं, रिश्ता तो उन्होंने खुद भेजा है। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? हमें तो लड़का पसंद है, बाकी एक बार शिवानी से पूछ लूं, फिर शाम तक तुम्हें जवाब दे दूंगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद शांति वहां से चली जाती है। शाम को रमेश और कमला शिवानी से उसकी राय पूछते हैं। बेटी अगर तुझे कोई परेशानी हो तो खुलकर बता देना, फैसला तेरी मर्जी से ही होगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं है माँ, अगर आप दोनों को लड़का पसंद है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद थी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और लंबी उम्र दे।
रमेश प्यार से शिवानी के सर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद देते हैं। कमला भी अपनी बेटी की खुशी देखकर भावुक हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद रमेश शांति के घर जाकर रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे देते हैं। अगले रविवार लड़के वाले शिवानी के घर आते हैं। दोनों परिवारों की बातचीत के बाद शिवानी और अमित का रिश्ता पक्का हो जाता है। शाम को लड़के वाले वापस चले जाते हैं। उनकी विदाई के बाद शिवानी खुशी खुशी अपनी तीनों सहेलियों को फोन करती है और अपने रिश्ते की खुशखबरी सुनाती है। वाह वाह, तूने तो हमें सरप्राइज दे दिया, बधाई हो। चल अब जीजू की फोटो भी दिखा दे, देखे तो हमारे जीजू कैसे हैं। हाँ भाई, अब क्या छिपाना अपनी सहेलियों से। और ये बता, शर्म के मारे तेरा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है। अरे शर्म तो आएगी, आखिर हमारी दोस्त दुल्हन जो बनने वाली है। तीनों सहेलियां मिलकर शिवानी की टांग खींचने लगती हैं। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी के अगले हफ्ते ही तुम लोग आ तो जाओगे ना। शिवानी की बात सुनते ही तीनों कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। यार अगले हफ्ते से हमारे लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम शुरू है और तेरी शादी भी सोमवार को है, इसलिए हम शायद नहीं आ पाएंगे। लेकिन तू बिल्कुल परेशान मत होना, हम हर पल तेरी शादी में तेरे साथ रहेंगे। और नहीं तो क्या, हम तेरी पूरी शादी लाइव देखेंगे। ये सुनकर शिवानी मुस्कुरा देती है। तीनों सहेलियां भले ही दूर रहती हों, लेकिन रोज फोन पर उनकी बातें होती रहती हैं। कुछ देर बाद सभी फोन रख देती हैं। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। तीनों सहेलियां फिर से ग्रुप वीडियो कॉल करती हैं। अरे वाह, हमारी दोस्त तो कितनी प्यारी लग रही है, मन करा अभी जाकर तेरी नजर उतार दूं। अरे ये हमारी शिवानी नहीं है, इसे तो पार्लर वाली दीदी ने बदल दिया है। देखना कहीं जीजू ये ना कहते कि सगाई किसी और से हुई थी और शादी में कोई दूसरी लड़की भेज दी। तीनों की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। क्या सच में मेरा मेकअप इतना खराब हुआ है, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या। नहीं बिल्कुल नहीं, जा पहले मुंह धो कर आ। इतना कहते ही नैन्सी जोर से हंस पड़ती है। शिवानी समझ जाती है कि उसकी टांग खींची जा रही है। चारों बातें करती रहती हैं। तभी शिवानी के पापा उसे मंडप में बुलाते हैं। अच्छा भाई, अब इसे शादी भी कर लेने दो, इसका पीछा छोड़ो। पीछा तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, सीधे तेरे ससुराल पहुंच जाएंगे। चल अब शादी कर ले। निधि की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। शिवानी अपनी माँ के साथ मंडप में पहुंचती है और रीति रिवाजों के साथ शिवानी और अमित की शादी संपन्न हो जाती है। विदाई के बाद शिवानी अपने ससुराल पहुंचती है। आज तक तो मैंने सिर्फ टीवी में ही गृह प्रवेश देखा था, आज मेरी जिंदगी में भी ये दिन आ गया। शिवानी गृह प्रवेश को लेकर बहुत उत्साहित होती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरकर दरवाजे तक पहुंचती है, वहां उसके स्वागत के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। तभी राजेश बाहर आते हैं। अरे सरला, आरती, कहाँ हो तुम लोग? देखो बहू आ गई है, इसका स्वागत नहीं करोगी क्या? तभी अंदर से सरला की तेज आवाज आती है। क्या स्वागत करूं मैं इसका? इसने तो घर में आने से पहले ही मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मुझे कोई खुशी नहीं है इसके आने की। सरला की बातें सुनकर ही शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबरा कर अमित की तरफ देखती है। मम्मी जी ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या आपने उनके खिलाफ जाकर मुझसे शादी की है? हमारी तो लव मैरिज भी नहीं है। इससे पहले कि अमित कुछ कह पाता, तभी आरती वहां जाती है। अरे भाभी, मम्मी ने तो सोचा था कि घर की इकलौती बहू आएगी तो सोने की चेन, अंगूठी, सोफा, फर्नीचर और ढेर सारा दहेज लेकर आएगी, लेकिन हमारे घर तो गरीब की लड़की आ गई। हमारे सारे सपने अधूरे रह गए। आरती की बात सुनकर शिवानी सब कुछ समझ जाती है। अच्छा, तो ये गुस्सा दहेज न मिलने का है। अगर इन्होंने पहले बताया होता तो शायद पापा कहीं से इंतजाम करने की कोशिश कर लेते, लेकिन हम उससे नाराज होने का क्या ही मतलब। दरवाजे पर खड़ी शिवानी के मन में हजारों सवाल उठते हैं, लेकिन वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रहती है। अरे भाई, जो होना था वो हो गया, अब बहू का गृह प्रवेश तो कर लो। आरती गुस्से से रसोई से चावल से भरा कलश लेकर आती है। लो भाभी, इसे गिराकर गृह प्रवेश कर लो, हम बहुत थक गए हैं। मैं तो अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। आरती, ये कैसी बदतमीजी है? अपनी भाभी से कोई ऐसे बात करता है क्या? सारी नींद अभी आ गई तुम्हें? भैया मुझे कुछ मत कहिए, आपको भी पता है हमने कितने सपने सजाए थे। आरती की बात सुनकर अमित भी चुप हो जाता है। आरती अपने कमरे में चली जाती है। अमित शिवानी को उसके कमरे तक लेकर आता है। शिवानी, दरवाजे पर तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। दरअसल सबकी सोच यही थी कि घर का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए शादी में खूब दहेज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको तो शुरू से ही पता है कि मेरे पापा गरीब है, वो ज्यादा दहेज नहीं दे पाएंगे। छोड़ो ना ये सब, मम्मी का गुस्सा हमेशा नहीं रहेगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
अभी बहुत गर्मी है, तुम भी कपड़े बदल लो, मैं भी बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेते हैं। अमित का व्यवहार देखकर शिवानी को थोड़ी तसल्ली मिलती है। चलो, सास और ननद का गुस्सा तो मैं सह लूंगी, लेकिन मेरा पति अच्छा है, मुझे बस इसी बात की खुशी है। धन्यवाद भगवान जी। भगवान का धन्यवाद करके शिवानी कपड़े बदलती है और आराम करने चली जाती है। अगली सुबह आसपास की औरतें शिवानी की मुंह दिखाई की रस्म के लिए घर आती हैं। सरला, तू तो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मैं ऐसी बहू लाऊंगी, इतना दहेज आएगा कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा, लेकिन सुना है कि तेरी बहू तो कुछ लाई भी नहीं है। पिंकी की बात सुनकर सरला चुपचाप बैठी रहती है। वैसे तो दहेज का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन तेरा बेटा तो इकलौता है, इसे तो कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए था। हाँ बिल्कुल, दीदी ने तो घर का फर्नीचर भी नहीं बदलवाया था, सोच रही थी कि नई बहू लेकर आएगी, अब बताओ क्या मिला। और आरती तो कितनी खुशी से कह रही थी कि उसकी भाभी डबल डोर फ्रिज लेकर आएगी, लेकिन इसके तो सारे सपनों पर पानी फिर गया। तभी आरती गुस्से में बोल पड़ती है। पिंकी चाची, हर किसी की किस्मत आपकी जैसी थोड़ी होती है। आपकी दोनों बहुएं खूब दहेज लेकर आई थी, हमारी किस्मत ही खराब निकली। दहेज न मिलने का दुख माँ बेटी के मन में इतना गहरा था कि उन्हें पड़ोसियों की बातें भी चुभने लगीं। कुछ देर बाद सभी औरतें चली जाती हैं, लेकिन अमित की चाची सरोज वहीं रुक जाती हैं। दीदी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप अपने इकलौते बेटे की शादी ऐसे घर में करोगी। आप तो समाज में मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। अब क्या कर सकती हूँ, जो होना था सो हो गया, अब तो इसे स्वीकार ही करना पड़ेगा। लेकिन लड़की के बाप को भी तो कुछ सोचना चाहिए था, भला कोई अपनी बेटी को ऐसे खाली हाथ विदा कैसे कर सकता है। सरोज सरला के मन में घाव को और गहरे करके वहां से चली जाती हैं। उधर घूंघट में बैठी शिवानी सब कुछ सुन लेती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी राजेश वहां आते हैं। अरे भाई, रस्में पूरी हो गई हो तो अब खाने पीने का भी सोच लो। अब पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें तो बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दीजिए। और आज तो शिवानी की पहली रसोई की रस्म भी है। जी, आप सब बताइए क्या खाना है, मैं अभी बना देती हूँ। इतना कहकर शिवानी रसोई में चली जाती है। सबको भूख लगी है, मैं सूजी का हलवा, दाल चावल और रोटी बना दे रही हूँ, जल्दी भी बन जाएगा। शिवानी कढ़ाई में घी डालती है और गैस जलाने ही वाली होती है कि तभी गुस्से में सरला वहां जाती है और गैस बंद कर देती है। मम्मी जी, आपने गैस क्यों बंद कर दी? सबको भूख लगी है, मैं खाना बना रही हूँ। तेरे बाप ने क्या गैस का सिलेंडर भरवा कर भेजा है जो तू इस पर खाना बनाएगी? नहीं, लेकिन फिर मैं खाना कैसे बनाऊँ? आंगन में चूल्हा पड़ा है, जो सामान साथ लेकर नहीं आई उसका इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है तुझे। सरला शिवानी को गैस पर खाना नहीं बनाने देती। बेचारी शिवानी आंगन में ईंटों का चूल्हा बनाती है। दोपहर के 12 बजे की धूप में उसके पैर तक जलने लगते हैं। अरे, ये सब करने की क्या जरूरत है? हमारे घर में कभी चूल्हे पर खाना नहीं बना। मम्मी, अब इतना भी गुस्सा मत कीजिए, देखिए हमें 2 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। तुम दोनों बाप बेटे चुप बैठ जाओ, मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। और नहीं तो क्या, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, भाभी को सजा तो मिलनी ही चाहिए। दहेज न मिलने का गुस्सा माँ बेटी पर इतना हावी हो चुका था कि वे भूल गई थी कि शिवानी भी एक इंसान है। इतनी तेज धूप में चूल्हे के सामने खाना बनाना कितना मुश्किल होता है, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। लेकिन शिवानी हिम्मत नहीं हारती। वो लगातार 2 घंटे मेहनत करके पूरा खाना तैयार कर देती है। उधर पड़ोस में खड़ी निकिता और दीपिका ये सब देख रही होती हैं। अरे देखो तो, शादी से पहले सरला चाची हर समय कहती थी मेरी बहू आ जाए, और अब बहू आते ही उसे धूप में चूल्हे पर खाना बनवा रही है। सच में नई नवेली दुल्हन से कोई ऐसे काम करवाता है क्या? ऊपर से इतनी भारी साड़ी पहन रखी है, गैस पर खाना बनाना ही मुश्किल है, और ये बेचारी चूल्हे पर खाना बना रही है। मोहल्ले की दूसरी औरतों को भी शिवानी पर तरस आने लगता है, लेकिन उसकी सास और ननद एक बार भी बाहर आकर उसकी सुध नहीं लेती। थोड़ी देर बाद शिवानी पूरा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। राजेश शिवानी की तारीफ करते हुए, बहू, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है, ये लो पहली रसोई का नेक। राजेश खुशी खुशी शिवानी को 1100 रुपए नेक में देते हैं। सच में शिवानी, खाना बहुत अच्छा बना है। बस बस रहने दीजिए आप दोनों, कितना झूठ बोलोगे? हलवे में चीनी कम है और सब्जी में नमक भी ठीक नहीं है, इसे अच्छा खाना कहते हैं क्या पापा? भाभी, अगली बार थोड़ा ढंग का खाना बनाना। शिवानी ने इतनी मेहनत करके खाना बनाया था, लेकिन आरती ने 1 मिनट में उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। माँ बेटी खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। इधर शिवानी झूठे बर्तन उठाकर उन्हें साफ करती है। इस तरह उसका पूरा दिन काम और थकान में ही बीत जाता है। अगली सुबह घर की कामवाली काम करने आती है।
कांता, कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे घर में बहू आ गई है, वही सारा काम करेगी। सरला की बात सुनकर राजेश हैरान रह जाते हैं। अरे लेकिन बहू अकेली इतना सारा काम कैसे करेगी? जैसे बाकी औरतें करती है वैसे ही करेगी। क्या इसके बाप ने इसके साथ नौकर भी भेजा है या नौकर की तनख्वाह लेकर भेजी है? इतना कहकर सरला राजेश को भी चुप करा देती है। कोई बात नहीं पापा जी, मैं सब कर लूंगी। करना तो पड़ेगा। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से पूरे घर की सफाई कर। सुबह के 9 बज गए हैं और अभी तक झाड़ू भी नहीं लगी। बेचारी शिवानी पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती है, फिर पोछा लगाने लगती है। तभी आरती मोबाइल देखते हुए अपने कमरे से बाहर निकलती है। अरे वाह, कितनी फनी रील है। इसे अभी दिव्या और रिया को भेजती हूँ। मोबाइल देखने में आरती इतनी खो जाती है कि गंदे पैरों से सीधे गीले पोछे पर चल देती है। दीदी जरा ध्यान से चलिए, मैंने अभी अभी पोछा लगा है, आपने फिर गंदा कर दिया। इतना सुनते ही आरती भड़क जाती है। तो क्या तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? दोबारा पोछा लगा लेना। इतना कहकर आरती गंदे पानी की बाल्टी भी पूरे साफ फर्श पर गिरा देती है। दीदी आपने तो मेरा काम और बढ़ा दिया है। तुम इस घर में आई ही काम करने के लिए हो। शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरती वहां से चली जाती है और शिवानी फिर से सफाई करने लगती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। शिवानी ससुराल के कामों में इतनी व्यस्त हो जाती है कि अपनी सहेलियों से भी बात नहीं कर पाती। एक दिन निधि, पूजा और नैन्सी उसे ग्रुप वीडियो कॉल करती हैं। क्या बात है बहन, शादी ही हुई है या विदेश चली गई? तेरा तो कोई अता पता ही नहीं चलता। हाँ, शादी के बाद तो ऐसे गायब हो गई जैसे देश की प्रधानमंत्री बन गई हो। दोस्ती नाम की कोई चीज भी होती है? दरअसल निधि, पूजा और नैन्सी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। तीनों ने बेंगलुरु में ही अपनी पसंद के लड़कों से शादी कर ली थी। उन्होंने कई बार शिवानी को फोन और वीडियो कॉल करके अपनी शादी भी दिखानी चाहिए, लेकिन शिवानी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे पाई। इसी वजह से तीनों उससे नाराज थीं। ऐसा कुछ नहीं है यार, शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियां आ गई है कि बस उन्हीं में उलझी रहती हूँ। मुझे तो पता भी नहीं चला कि तुम लोगों की भी शादी हो गई। चल, अब जो होना था वो हो गया। बता अब हम कब मिलेंगे? मुझे तो बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे, तू बिल्कुल चिंता मत कर। चारों सहेलियां काफी देर तक बातें करती हैं, फिर एक दूसरे से जल्दी मिलने का वादा करके फोन रख देती हैं। कुछ देर बाद शिवानी घर का सारा काम खत्म कर लेती है। हे भगवान, साफ सफाई में कितना समय निकल जाता है, ऊपर से गर्मियों में धूल भी कितनी उड़ती है। चलो अब कपड़े धो लेती हूँ, धूप भी तेज हो गई है। वॉशिंग मशीन में जल्दी धुल जाएंगे। शिवानी गंदे कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन चलाने ही लगती है कि तभी सरला उसका हाथ पकड़ लेती है। तेरे बाप ने वॉशिंग मशीन दी है क्या? या यहाँ का बिजली का बिल वही भरता है? चल सारे कपड़े हाथ से धो। लेकिन मम्मी जी, छत पर बहुत तेज धूप है। ऐसे बोल रही है जैसे किसी महल की रानी हो। क्या अपने घर कभी धूप में नहीं निकली? मुझे कुछ नहीं पता। जा छत पर बैठकर सारे कपड़े धो। शिवानी चुपचाप सारे कपड़े लेकर छत पर चली जाती है। तेज धूप में बैठकर वो एक एक कपड़ा धोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगते। मैंने सोचा था शादी के बाद नई जिंदगी मिलेगी, लेकिन मेरी जिंदगी तो और ज्यादा मुश्किल हो गई है। अगर शादी के बाद ऐसा ही जीवन मिलता है तो शादी ही क्यों करें? दूसरी तरफ पड़ोस में खड़ी पिंकी और पूनम ये सब देख रही होती हैं। सरला ने तो इस बेचारी की हालत खराब कर दी। सच में ऐसे दहेज की भूखी औरतों के घर बहू नहीं आनी चाहिए। दहेज के लालच में अपनी ही बहू को इतना परेशान कर रही है। शिवानी दोनों की बातें सुन लेती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। तेज धूप में सारे कपड़े धोने के बाद वो नीचे आ जाती है। जैसे ही वो थोड़ा आराम करने का सोचती है, कभी आरती उसे कोई काम बता देती है तो कभी सरला। माँ बेटी उसे एक पल भी चैन से बैठने नहीं देती। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। सुनो, आज मेरी कुछ दोस्त मेरे घर आने वाली है। उनके लिए खाने में कुछ अच्छी अच्छी चीजें बना लेना। दीदी आपकी दोस्त अभी दोपहर में आएगी क्या? जितना कहा उतना करो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। शिवानी थैला उठाकर बाजार चली जाती है। तेज धूप में सब्जी लेकर लौटते लौटते वो पसीने से पूरी तरह भीग जाती है। हे भगवान, बाहर तो है जैसे आग बरस रही है। बस किसी तरह थोड़ा ठंडा पानी मिल जाए। जैसे ही शिवानी फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल निकालती है, तभी सरला उसका हाथ पकड़ लेती है। ठंडा पानी पीना बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन तेरे बाप ने ये फ्रिज लेकर नहीं दिया है। जा नल का पानी पी। सरला उसके हाथ से बोतल छीन लेती है। शिवानी की आंखें भर आती हैं। मजबूरी में वो नल का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। बाजार से आने के बाद शिवानी बहुत थक चुकी होती है, इसलिए वो थोड़ी देर अपने कमरे में चली जाती है। उसी दिन अमित भी ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। इधर सरला अच्छा बनने का नाटक करते हुए रसोई में सब्जी काटने लगती है। मम्मी, बाहर इतनी गर्मी है, आप रसोई में क्या कर रही हैं? शिवानी कहाँ है? बेटा, वो दिन भर अपने कमरे में आराम करती रहती है, हम उसे कुछ कहते भी नहीं हैं।
ये सुनते ही अमित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधे कमरे में जाता है और शिवानी का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर से उठा देता है। तुम यहाँ आराम कर रही हो और मेरी माँ इस गर्मी में रसोई में काम कर रही हैं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? लेकिन मैं तो अभी अभी रसोई से आई हूँ। अब मेरे सामने जुबान भी चलाओगी? क्या मेरी माँ झूठ बोल रही है? गुस्से में अमित शिवानी पर हाथ उठा देता है। शिवानी चुपचाप आंसू पोंछती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। हे भगवान, मेरी किस्मत पे इतना दुख क्यों लिख दिया? शादी के बाद तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। माँ को कॉल करके बताऊं क्या? नहीं, पापा माँ की तबीयत खराब रहती है, ये जानेंगे तो और हो जाएगी। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। थोड़ी देर बाद आरती की सभी सहेलियां घर आ जाती हैं। शिवानी उनके लिए खाना परोसती है। अरे तुम्हारी नौकरानी तो दिन भर यहीं पर रहती है, हमारी तो सिर्फ सुबह शाम आती है। अरे इसे पैसे देते हैं, ये कोई फ्री में काम नहीं करती। आरती अपनी सहेलियों के सामने पहले ही शिवानी को नौकरानी बता चुकी होती है। ये सुनकर शिवानी का दिल टूट जाता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। घर के कामों की वजह से वो अपनी सहेलियों की वीडियो कॉल भी नहीं उठा पाती। रहने दो यार, मत उठाने दो इसे वीडियो कॉल। हमें तो पता है ये जयपुर में ही है। अब हमारी भी शिफ्टिंग जयपुर हो गई है। कॉलोनी एक ही ना सही, शहर तो एक ही है। हम इसके घर जाकर ही मिल लेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो पहले अपना सामान सेट कर लेते हैं। एक जरूरी प्रोजेक्ट के सिलसिले में निधि, पूजा और नैन्सी को 1 महीने के लिए जयपुर शिफ्ट होना पड़ता है। उनके पति अभी भी बेंगलुरु में ही होते हैं, इसलिए तीनों जयपुर में एक ही 2 BHK फ्लैट लेकर साथ रहने लगती हैं। दिन बीतते जाते हैं। तीनों अपने प्रोजेक्ट में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि शिवानी को फोन करने का भी समय नहीं मिल पाता। एक रात तीनों बालकनी में बैठी बातें कर रही होती हैं। यार तुम लोगों ने नोटिस किया सामने वाले घर में कितनी आवाजें आती हैं? रात में भी कोई काम करता रहता है। पायल और चूड़ियों की खनखनाहट साफ सुनाई देती है। हाँ, पता नहीं कौन बेचारी है जो रात में भी काम करती रहती है। मुझे तो कई बार रोने की आवाज भी सुनाई देती है। लगता है उस घर में वो अपनी बहू को बहुत परेशान करते हैं। तीनों ऐसे ही बातें करती रहती हैं। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं और रविवार का दिन आ जाता है। चलो भाई, आज तो शिवानी महारानी को बोल ही देते हैं कि हम उसके घर आ रहे हैं। अरे सरप्राइज तो नहीं दे सकते, हमें उसके घर की लोकेशन नहीं पता। रुको मैं उसे वीडियो कॉल करती हूँ, शायद कुछ आइडिया लग जाए। तीनों मिलकर शिवानी को ग्रुप वीडियो कॉल करती हैं। उस समय शिवानी छत पर कपड़े धो रही होती है। वो कॉल उठा लेती है। तेज धूप की वजह से पसीने से वो पूरी तरह भीगी हुई होती है। अरे ये क्या हाल बना रखा है तूने? इस वक्त भी काम कर रही है इतनी तेज धूप में? कुछ नहीं यार, ये सफेद कपड़े हैं, वॉशिंग मशीन में अच्छे से साफ नहीं होते, इसलिए सोचा हाथ से ही धो दूं। शिवानी बात को घुमा देती है। अरे तेरे पीछे का बैकग्राउंड तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जरा कैमरा घुमाना। जैसे ही शिवानी कैमरा घुमाती है, नैन्सी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अरे ये तो हमारी बिल्डिंग है, मतलब तू हमारे सामने वाले घर में रहती है? यह सुनकर तीनों सहेलियां खुशी से उछल पड़ती हैं, लेकिन शिवानी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। अरे वाह, हम तो तुम्हारे घर आने का प्लान बना रहे थे और तुम तो हमारे घर के सामने ही रहती हो। 1 मिनट में पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। क्या बात है, तुम्हें हमारे आने की खुशी नहीं हुई क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमें अपने ससुराल बुलाना ही नहीं चाहती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी मन करे आ जाना, मैं तो घर पर ही रहती हूँ। ठीक है, फिर आज शाम को ही आते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद सभी फोन रख देते हैं। शाम के समय निधि, पूजा और नैन्सी शिवानी के घर पहुंच जाती हैं। जैसे ही तीनों अंदर आती हैं, वे दौड़कर शिवानी के गले लग जाती हैं। यार ऐसा लग रहा है जैसे बचपन के दिन वापस आ गए। सच में कितने दिन बाद मिले हैं हम। बहुत सारी बातें करनी है। कुछ बातें फोन पर करने में मजा नहीं आता। चारों सहेलियां हंसी मजाक करते हुए बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद शिवानी उनके लिए मैंगो शेक और कुछ स्नैक्स बनाकर ले आती है। उधर बाहर बैठी सरला मन ही मन जल रही होती है। पता नहीं कौन सी महारानियां मिलने आ गई हैं। ये भी इनके साथ बैठी है। आज तो घर का सारा काम पड़ा हुआ है। तो आप बोल क्यों नहीं देती? अभी काम पर लगा दीजिए इसे। नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे। इनके जाने का इंतजार करना होगा। जब तक तीनों सहेलियां घर में रहती हैं, सरला और आरती शिवानी को कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद तीनों अपने फ्लैट पर लौट जाती हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवानी खुश नहीं है। अरे ज्यादा मत सोच, इतनी गर्मी पड़ रही है, कोई भी परेशान हो जाएगा। हाँ शायद यही बात होगी। लेकिन यार रात में जो रोने और काम करने की आवाजें आती थी, वो भी तो इसी घर से आती थी। कहीं उसके ससुराल वाले उसे परेशान तो नहीं करते? अगर ऐसा है तो हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। तीनों के मन में शक पैदा हो जाता है कि कहीं शिवानी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। 1-2 दिन बाद तीनों बिना बताए अचानक शिवानी के घर पहुंच जाती हैं। उसी समय रसोई में मम्मी जी, मेरा हाथ जल गया, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए मेरा हाथ। शिवानी की आवाज सुनते ही निधि, पूजा और नैन्सी दौड़कर रसोई में पहुंच जाती हैं। अरे क्या हुआ, तेरा हाथ कैसे जल गया?
सरला तुरंत पीछे हट जाती है और अनजान बनने लगती है। अरे बेटा, जब ध्यान से काम नहीं करोगे तो हाथ तो जलेगा ही ना। नैन्सी तुरंत फ्रिज से बर्फ निकालती है और शिवानी के हाथ पर लगाने लगती है। फिर तीनों उसे कमरे में ले जाती हैं। यार थोड़ा ध्यान से काम किया कर, ऐसे कैसे हाथ जला लिया? पूजा की बात सुनते ही शिवानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे तो रो क्यों रही है? अगर कोई बात है तो हमें बता। हमें लग रहा है कि तू हमसे कुछ छिपा रही है। तीनों सहेलियां प्यार से पूछती हैं। आखिरकार शिवानी फूट फूट कर रो पड़ती है और शादी के बाद से अब तक उसके साथ जो कुछ हुआ था सब सच बता देती है। इन लोगों की इतनी हिम्मत कि दहेज के लिए हमारे दोस्त को परेशान करे। अभी हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तू थोड़ा धैर्य रख, हम तुझे इन लोगों से जरूर बचाएंगे। और सुन, अगर इस बार तेरी सास ननद या तेरे पति ने तुझे जरा भी परेशान किया ना तो तुरंत हमें फोन करना, हम बिना देरी किए यहाँ आ जाएंगे। चारों सहेलियां काफी देर तक कमरे में बैठकर बातें करती हैं। उधर सरला को डर लगने लगता है कि कहीं शिवानी ने सब कुछ बता तो नहीं दिया। जाते समय तीनों सहेलियां सरला को घूर कर देखती हैं और अपने फ्लैट पर लौट जाती हैं। कुछ दिन बाद अमित की चाची सरोज घर आती हैं। दीदी, हमारी आरती के लिए बहुत बड़े खानदान से रिश्ता आया है। लड़के वाले बहुत अमीर है। मेरी मानो तो तुरंत हाँ कर दो। जब तुम लोगों ने लड़का देख ही लिया है तो मुझे क्या एतराज होगा। मेरी तरफ से हाँ है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लड़के वालों के आने से पहले घर थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। ये पुराने सोफे और फर्नीचर हटवा दो। क्या सोचेंगे लोग? कहीं ऐसा ना लगे कि हम गरीब हैं। हाँ तू ठीक कह रही है, मैं कल ही अमित से कहकर सारा फर्नीचर बदलवा लूंगी। सोचा तो था कि बहू सब लेकर आएगी, लेकिन अब खुद ही लेना पड़ा है। क्या करे, वो तो कुछ लेकर ही नहीं आई है। एक बार फिर सरोज सरला के मन में जहर घोलकर वहां से चली जाती है। शाम को जब अमित ऑफिस से घर लौटता है तब सरला उसे सारी बातें बताती है। ये सब शिवानी की वजह से हुआ है। अगर ये दहेज लेकर आती तो आज हमें अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं खर्च करना पड़ता। वो सारे पैसे आरती की शादी के लिए बच जाते। अब देखो, नया फर्नीचर भी खरीदना पड़ेगा और ऊपर से फ्रिज भी खराब हो रहा है। अमित की बातें सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे अच्छा तो इसे ही मार दो, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। हाँ, कम से कम दूसरी भाभी तो दहेज लेकर आएगी। तीनों कमरे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बाहर खड़ी शिवानी उनकी सारी बातें सुन लेती है। हे भगवान, ये लोग तो मुझे मारने की योजना बना रहे हैं। घबराई हुई शिवानी तुरंत अपनी तीनों सहेलियों को फोन करके सारी बात बता देती है। इनकी इतनी हिम्मत तो बिल्कुल चिंता मत कर, अब सब हम संभाल लेंगे। एक तरफ सरला, अमित और आरती मिलकर शिवानी को मारने की योजना बनाते हैं तो दूसरी तरफ निधि, पूजा और नैन्सी चुपके से उसके घर में कैमरे लगा देती है। अगले दिन अचानक शिवानी के घर से चीखने की आवाज आती है। तीनों सहेलियां तुरंत वहां पहुंच जाती हैं। उन्होंने पहले ही पुलिस को भी सूचना दे दी होती है। अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि हमारे दोस्त के साथ क्या किया है। उसके गले में ये निशान कैसे आए हैं? कहीं आप लोगों ने उसे मारने की कोशिश तो नहीं की? नहीं, भला हम इसे क्यों मारेंगे? तुम हमारे घर के मामले में दखल क्यों दे रही हो? होती कौन हो तुम? ज्यादा बकवास मत करो। अब पुलिस बताएगी कि हम कौन है और तुम लोगों ने क्या किया है। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। सर, हमने पहले ही पूरे घर में कैमरे लगाए थे, इसमें इनकी सारी करतूत रिकॉर्ड है। नैन्सी कैमरे निकालकर उनकी रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखा देती है। अपनी बहू को दहेज के लिए इतना परेशान करते थे, अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जेल मत भेजिए। अब रोने से कुछ नहीं होगा। जब बहू पर जुल्म कर रही थी तब दया नहीं आई थी। मैंने हमेशा तुम लोगों को समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया ना, आज पूरे घर की बदनामी करवा दी। शिवानी, प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हमें जेल मत भेजो। भाभी, आप जैसा कहो कि हम वैसा करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जब आप लोगों ने मुझ पर जरा भी दया नहीं दिखाई तो मैं आप लोगों पर दया क्यों करूं? बिल्कुल सही कहा, ऐसे लोगों पर दया नहीं होनी चाहिए। इन सभी को गिरफ्तार करके थाने ले चलो। पुलिस सरला, अमित और आरती को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। उधर निधि, पूजा और नैन्सी शिवानी को अपने फ्लैट पर ले जाती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। तीनों सहेलियां मिलकर शिवानी का पूरा ध्यान रखती हैं। एक दिन नैन्सी अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान खरीद कर लाती है। उसी दुकान से उसे पेंटिंग का सामान भी पसंद आ जाता है, इसलिए वो उसे भी खरीद लेती है। जैसी शिवानी की नजर उस सामान पर पड़ती है, वो एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाकर तैयार कर देती है। अरे नैन्सी, तू कब से पेंटिंग बनाने में लगी है? कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है।
अरे यार, मुझे तो पेंटिंग बनानी आती ही नहीं, ये तो बस सामान अच्छा था इसलिए ले आई थी। वो पेंटिंग मैंने बनाई है। क्या तेरे अंदर इतना बड़ा हुनर है और तूने हमें बताया भी नहीं? शिवानी कुछ पल चुप रहती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, बताकर तो क्या हो जाता, मेरे पापा हमेशा से गरीब थे। मैं बचपन से ही एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद था, लेकिन सुविधाएं नहीं थी, इसलिए अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। लेकिन अब तेरे पास हर सुविधा है और हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन तू बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनेगी। तीनों सहेलियां मिलकर शिवानी को एक अच्छे आर्ट इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवा देती हैं। उसकी क्लासें शुरू हो जाती हैं। 6 महीने की मेहनत के बाद शिवानी अपना कोर्स पूरा कर लेती है और उसे सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। अब शिवानी भी अपनी सहेलियों की तरह आत्मनिर्भर बन चुकी होती है। उसकी मेहनत, हिम्मत और सच्ची दोस्ती आखिरकार जीत जाती है।